वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स यानी प्राप्तियों का प्रबंध। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके यूनिट 4 का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री और ये 4th यूनिट का आपका जो लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, ये किसका है? यूनिट 4 का। क्लियर है? तो यूनिट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। वर्किंग कैपिटल था, मैनेजमेंट कैश का करना, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, स्टॉक का मैनेजमेंट करना, और ये यूनिट 4 का लास्ट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स यानी प्राप्तियों का प्रबंध। ठीक है, तो देखिए क्या होता है प्राप्तियों का प्रबंध, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला रिसीवर्स आता कहाँ से है, रिसीवेबल होगा कैसे? तो ध्यान रखिएगा ये जो आप कह सकते हैं रिसीवर्स होते हैं, ये हमेशा जब कोई संस्था आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम पीरियड में क्रेडिट सेल करती है यानी कि उधार बेचती है, तो क्रेडिट सेल के कारण यानी कि उधार बिक्री के कारण प्राप्तियों का जन्म होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्राप्तियों का मतलब क्या होता है? जब कोई संस्था मॉडर्न टाइम में उधार बिक्री करती है, उधार विक्रय करती है, तो प्राप्तियों का आप कह सकते हैं एक जन्म होता है यानी उद्गम होता है। मॉडर्न टाइम में हर कोई संस्था ये चाहती है, वो क्रेडिट सेल क्यों करती है? तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट सेल किया जाता है प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संस्था चाहती है कि मैं प्रॉफिट अर्निंग करूं, तो प्रॉफिट अर्निंग कब होगी? जब हम उधार विक्रय करेंगे तो प्रॉफिट अर्निंग होगी। ठीक है, इसलिए संस्था क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा उधार माल बेचती है, और इसका जो पेमेंट होता है, ये पेमेंट, ये उधार हम प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं उधार सेल, लेकिन इसका जो पेमेंट होगा, जो हमने उधार तो बेच दिया, इसका पेमेंट कब होगा? तो ध्यान रखिएगा ये पेमेंट होता है फ्यूचर में यानी भविष्य में होगा। अभी हमने सेल कर दिया, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, उधार बेच दिया। अब ये पेमेंट कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि संस्था, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने कस्टमर्स को एक क्रेडिट फैसिलिटी देती है, और इस क्रेडिट फैसिलिटी के बेस पे एक नया वर्ड आता है रिसीवर्स यानी कि प्राप्य। ठीक है, ये समझ में आ गया कि प्राप्य वर्ड कहाँ से आता है? प्राप्य वर्ड आता है जब कोई भी इंस्टीट्यूशन क्रेडिट सेल करता है, तो या कोई भी आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी फर्म हो गई, वो जब उधार बेचेगी, किस लिए उधार बेचती है? प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। अपने उसने उधार बेचा तो उसका पेमेंट कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। क्लियर है? तभी एक वर्ड आता है कि फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा, और उसी बेस पे हम कह सकते हैं प्राप्य आता है। ध्यान रखिएगा ये जो रिसीवर्स हैं, ये बिजनेस की करंट असेट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? करंट असेट्स का, चालू संपत्ति का ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट माना गया है। ठीक है, चालू संपत्ति में आपको पता होगा कि आपने बनाई होगी बैलेंस शीट, और उसमें आपने BR दिखाया होगा। BR का मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये बिजनेस की चालू यानी करंट असेट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी टोटल आपकी जो करंट असेट्स होती है, उसका 15% से 25% तक तो ओके है, लेकिन ज़्यादा आप देखते हैं रिसीवेबल होता है, तो वो संस्था के लिए बाधक या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रुकावट बन सकता है। तो इसका सही प्रबंध करना संस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो BR होगा वो टोटल करंट असेट्स का कितना पार्ट हो सकता है? 15% से लेकर आप कह सकते हैं 25% तक। ठीक है, ज्यादा प्राप्य होने पर भी संस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। तो आपको मीनिंग एकदम क्लियर समझ में आ गया कि रिसीवेबल कहाँ से आता है? जब कोई भी फर्म उधार बेचेगी, क्लियर है, तभी रिसीवेबल्स आएगी। अगर कोई फर्म कैश सेल करती है यानी कि नगद में विक्रय करती है, तब प्राप्य नहीं होगा। ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम एक डेफिनेशन लेते हैं हैम्पटन जॉन जे की। क्या कहते हैं? देखिए उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है? रिसीवेबल्स आर असेट्स अकाउंट। रिसीवेबल्स क्या है? एक संपत्ति खाता है। ठीक है, प्राप्य क्या है? प्राप्य का संबंध किससे है? संपत्ति खाते से होता है। रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ओन टू द
firm as a result of the sale of goods and services in the ordinary courses of business। देखिए ये क्या कह रहा है कि प्राप्य व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान, यानी कि जो बिजनेस का नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बिजनेस चलता है उसमें जब गुड्स और आपकी कह सकते हैं सर्विसेज है, यानी कि माल और सेवाओं की बिक्री के कारण फर्म को देय राशि का प्रतित्व आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो चीज होती है वो कहलाती है रिसीवेबल्स। सिंपल से लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि प्राप्य व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान माल और सेवाओं की बिक्री के कारण, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया है कि आपको प्राप्य क्या होता है, प्राप्य व्यवसाय के सामान्य संचालन से ही जुड़ा होता है। जब हम माल और सेवाओं की बिक्री उधार करते हैं तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये संपत्ति खाता होता है, यानी असेट्स अकाउंट होता है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग है, मेन चीज आपको ध्यान रखना है, रिसीवेबल्स कब होंगे, जब कोई संस्था क्या करती है, क्रेडिट सेल करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, उधार बेचेगी। ठीक है, तो क्रेडिट सेल होने पर ये एक असेट्स अकाउंट को प्रेजेंट करता है सामान्य संचालन में। ठीक है, जब संस्था कोई है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि ये संस्था क्यों रिसीवेबल्स का आप कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट क्या है इस रिसीवेबल्स के, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा डेफिनेशन के बाद क्या टॉपिक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, या बेनिफिट भी लिखा आ सकता है, तो आप दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट यानी लाभ और उद्देश्य दोनों के लिए एक ही पॉइंट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला मैंने आपको बताया क्यों सेल होता है, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऐसा क्यों किया जाता है, मेन चीज क्या है, उधार विक्रय ज्यादा सेल होगी तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल है ना? तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं इंक्रीज इन सेल्स, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि मेरी सेल्स क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। तो इंक्रीज इन किसमें, आपकी जो सेल्स है वो बढ़े। तो कोई भी संस्था उधार विक्रय इसलिए करना चाहती है, ठीक है, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। कैश में अगर वो सेल करेगी तो बहुत हो सकता है कि कम सेल हो, इसीलिए वो चाहती है कि मेरी सेल बढ़े, इसलिए वो उधार बेचते हैं, अपने कस्टमर को ज्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट देती हैं। क्लियर है आपको? अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो टू फेस कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा का सामना, टू फेस कंपटीशन, यानी कि जो कह सकते हैं कंपटीशन होता है उसका सामना आराम से कर पाए। तो देखिए कभी कभी संस्था को अपने कस्टमर को इसलिए उधार फैसिलिटी देनी पड़ती है, अपने कस्टमर को इसलिए उधार देता है क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है, यानी जो प्रतियोगी कंपनी है, वो भी अपने कस्टमर को क्या दे रही है, उधार दे रही है। तो संस्था अगर ऐसा नहीं करे, अगर जो इंस्टीट्यूशन अपने क्रेडिट सेल को नहीं बढ़ाएगा तो वो कह सकते हैं कि उसको जो विक्रय है, जो सेल है, वो नहीं हो पाएगा ज्यादा। ठीक है, तो संस्था अपना कभी कभी संस्था नहीं चाहती है, इंस्टीट्यूशन नहीं चाहता है कि वो क्रेडिट सेल करें, बट कंपटीशन के कारण वो क्या करती हैं, वो उधार माल बेचती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आप सभी जानते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत सारे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब देखिए लाभ को बढ़ाने के लिए अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल करने पर बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो हमारी विक्रय जो सेल है वो बढ़ेगी, और जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तब आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। क्लियर है आपको? यानी कि यहाँ आपने क्रेडिट सेल बढ़ाई और इधर आपका क्या हो गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। क्लियर है आपको? तो कह सकते हैं कि जब हम कैश में सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट इतना इंक्रीज नहीं होता है, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ेगा, जबकि ये करने पर हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्लियर है? तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके तीन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन सेल्स, टू फेस कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये आप अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट का, वो देखना चाहते हैं वो क्या होगा, रिस्क। यानी कि जब कोई संस्था
ज़्यादा से ज़्यादा उधार बेचेगी तो उसकी जोखिम क्या हो सकती है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इसका रिसीबल का, तो वो मेनली बनता है कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीबल्स पे आप ऐसे लिखिए, तो उस कंडीशन में हमें सबको समझाना होगा, डेफिनेशन से लेकर ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? तो देखिए रिस्क में सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरह की इंपॉर्टेंट रिस्क होती हैं, ठीक है। कौन सी इंपॉर्टेंट रिस्क होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली आपकी रिस्क हो जाएगी लिक्विडिटी संबंधी और दूसरी आपकी रिस्क हो जाएगी अपॉर्चुनिटी संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तरलता की जोखिम यानी कि लिक्विडिटी रिस्क यानी तरलता जोखिम। और दूसरी आपकी जो रिस्क होगी वो होगी रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस यानी कि अवसर खोने की जोखिम, अवसर खोने की जोखिम, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी तो इसमें क्या होगा और लिक्विडिटी का। अब देखिए अगर आप क्रेडिट सेल करोगे, जितना ज़्यादा आप क्रेडिट सेल करोगे उतना ज़्यादा आपके पास में फंड की कमी हो जाएगी। आप कह सकते हैं आपको डे टू डे जो पेमेंट करना होता है उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने उधार माल बेच दिया है। उधार माल बेचने से आपके पास में क्या हो जाएगी, फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। आप अपने जो डे टू डे फंक्शन करते हैं यानी प्रतिदिन के का जो कार्य करते हैं उसमें भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, संस्था को बहुत ज़्यादा बेनिफिट में लाने के लिए आप कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है। अब आपने क्रेडिट सेल की तो आपको दिक्कत क्या आएगी, आपकी लिक्विडिटी है वो उसकी कमी आ जाएगी। कमी का मतलब गया कि अब आपको ये जो क्रेडिट सेल की, ये क्रेडिट सेल से कब आपका पैसा आएगा, जब आप रिकवरी करोगे। रिकवरी का मतलब होता है आप पुनः वसूल करोगे, किससे, जिसको आपने उधार बेचा है यानी कि कस्टमर से। तो इस टाइम पीरियड में आपने क्रेडिट सेल किया, अब आपको रिकवरी करोगे तभी आपके पास फंड आएगा। वो तब तक फंड नहीं आता तब तक आपकी संस्था में फंड की कमी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब संस्था ऐसे ग्राहक को, कस्टमर को अगर ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है, जो कह सकते हैं ज़्यादा क्रेडिट सेल कर देती हैं, जो कि बहुत वीक होते हैं, जो डाउटफुल होते हैं, तो उनसे रिकवरी होना बहुत टफ होता है उन कस्टमर से, ठीक है। तो संस्था, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी लायबिलिटीज जो होती हैं, उनके ऊपर जो दायित्व होते हैं डे टू डे पेमेंट करने का, वो पूरा नहीं कर पाती है। क्लियर है? तो इससे संस्था पर क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्वेंसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। यानी कि आपकी जो लिक्विडिटी रिस्क है, वो लिक्विडिटी रिस्क आपकी शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब क्रेडिट सेल करेगा तो क्रेडिट सेल करने पर उसके पास फंड कब आएगा, जब वो रिकवरी करेगा कस्टमर्स को, ठीक है। अब वहां पे कस्टमर भी दो तरह के हैं, एक तो बहुत वीक है, वीक कस्टमर और डाउटफुल कस्टमर है, तो वहां पे रिकवरी होना बहुत टफ होता है, इसलिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और एक स्ट्रांग होते हैं और ट्रस्टफुल होते हैं, यानी विश्वास
पात्र होते हैं तो उनसे तो रिकवरी हो जाती है, तो वहां फंड की कमी नहीं आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे बतानी है कि रिस्क ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा डिफॉल्ट और वीक कस्टमर्स का बताएंगे, और जिससे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रॉब्लम आ सकती है फंड की। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क क्या कह रही है, रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी अवसर खोने की जोखिम। अब देखिए आपने उधार माल बेच दिया है, क्रेडिट सेल की है। अब क्रेडिट सेल करने से क्या होगा, क्रेडिट सेल करने पर आपके पास में देखिए सबसे पहला आपने क्या किया, उधार माल बेचा, अब क्रेडिट सेल किया। ठीक है, अब क्रेडिट सेल करने पर आपके संस्था में तो फंड की कमी हो गई, क्योंकि आपने तो उधार माल बेचा, आपके पास पैसा नहीं आया। अब सपोज दैट कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन करते हो उसके रॉ मटेरियल की प्राइस डाउन हो गई है, तो क्या आप रॉ मटेरियल को परचेज कर पाओगे, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाओगे, उस अवसर को पा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं है, आपने तो उधार माल बेचा है। तो इस तरह की जो रिस्क होती है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी रिस्क, यानी कि आपने अवसर खो दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमें रिसीवेबल का मैनेजमेंट इन दोनों प्रकार के रिस्क को लेकर करना चाहिए, यानी कि अगर इन दोनों रिस्क में बैलेंस नहीं होगा तो ठीक है, तो हमारा कह सकते हैं बिजनेस है वो हार्मफुल, या जो हम प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में जो क्रेडिट सेल कर रहे थे वो नहीं सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिसीवेबल मैनेजमेंट प्रॉपर करना है बिजनेस में, ताकि हम ये सारी रिस्क को कम कर सके, मिनिमम कर सकते और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कर पाए। तो ठीक है, ये थी आपकी रिस्क। अब देखिए रिस्क के बाद में अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट, यानी कि जो रिसीवेबल्स आप उधार माल बेच रहे हो तो क्या उसमें अलग अलग कॉस्ट लगती है, बाकायदा लगेगी। कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स, यानी कि प्राप्य संबंधी लागतें, क्या हो जाएगा, प्राप्य संबंधी लागतें, यानी कि जब आप रिसीवेबल्स करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी होगी आप। ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, मेनली आप देखते हैं कि इसकी जो कॉस्ट रहती है ना वो आपके 4 टाइप्स की कॉस्ट होती है। कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपकी हो जाएगी 4th। तो फर्स्ट रिस्क होती है कैपिटल कॉस्ट, क्या हो जाएगी, कैपिटल कॉस्ट। फर्स्ट जो आपकी जो लागत रहेगी वो रहेगी कैपिटल कॉस्ट, जिसे कहते हैं पूंजी लागत। ठीक है, सेकंड आपकी हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो प्रशासन संबंधी जो लागतें रहती हैं उसके बारे में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि प्रशासन लागतें। ठीक है, थर्ड आपकी जो कॉस्ट रहेगी, आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, वो होती है कलेक्शन कॉस्ट। क्या हो जाएगी, कलेक्शन कॉस्ट। ठीक है, कलेक्शन कॉस्ट जिसे कहते हैं वसूली लागतें, वसूली लागतें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डिफॉल्ट कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका डिफॉल्ट कॉस्ट, यानी कि जो चूक लागतें होती हैं, जो पैसा डूब जाती हैं, वो वाली लागतें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कैपिटल कॉस्ट। देखिए अगर आप संस्था में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैसा उधार यानी माल को उधार बेचते हो, यानी कि अपने गुड्स और सर्विसेज का आप क्रेडिट करते हो यानी उधार बेचते हो, तो आपको भुगतान प्राप्त करने, जब आपने उधार माल बेचा और अब आपको जो पेमेंट मिलेगा उस मिड का जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे अगर आपको अपनी कोई लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है तो वहाँ आपको कहीं दूसरी संस्थाओं से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा।
मिलेगा। यानी कि सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ आपने गुड्स और सर्विसेज का क्या किया है, सेल किया, ठीक है। अब सेल करने के बाद में आपका पैसा आएगा रिकवरी के बाद में, यानी आपका पेमेंट है वो बाद में मिलेगा। इसे मैं रिकवरी कह दूँ या इसे पेमेंट यानी भुगतान कह दूँ। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ हो, यानी कि दायित्व हो, कुछ पेमेंट करना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर आ गया है, अपने रॉ मटेरियल का पैसा मांगने आ गया है, तब आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो आप हैं उसका पैसे का अरेंजमेंट कहीं से लोन लेके करोगे, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, आपका पेमेंट तो यहाँ आने वाला है, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा। इसके बीच में अगर आप क्या करोगे, अगर आपका लायबिलिटीज़ है तो आप लोन लेकर पेमेंट करोगे, और लोन लेने के बाद उस पर क्या देना होता है, हमें इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है। समझ में आ गई आपको? यानी कि लोन लेंगे, लोन लेकर हमें उसका पेमेंट करेंगे सप्लायर को, लेकिन इस बीच में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, और ये जो इंटरेस्ट होता है यही कहलाता है कैपिटल कॉस्ट। समझ में आ गई? पूंजी की लागत। पैसा नहीं है, आप कैसे और अरेंज कर रहे हो, और उस अरेंज करने के बदले में आपको जो कॉस्ट पे करने पड़ रही है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कैपिटल कॉस्ट होगी। अब देखिए, आप कस्टमर को जब उधार माल बेचते हो तो आपको एम्प्लॉय रखना होगा। एम्प्लॉय का मतलब हो गया वो सारे के सारे अकाउंट मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड रखेगा, तो उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट आएगी ना, रिकॉर्ड रखना, उसको देना, इस एम्प्लॉय को सैलरी देना ताकि वो मेंटेन करे आपका रिसीबल को, ठीक है। तो यहाँ पे उस कस्टमर की एबिलिटी को चेक करना, तो ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी। तो इसमें ध्यान रखना, एम्प्लॉय को रखेंगे आप अकाउंट मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और उसकी जो सैलरी होगी वो कहलाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रशासन लागत। सेकंड क्या लिख सकते हैं इसमें, जो कस्टमर की आप गुडविल चेक करते हो, कस्टमर की जो आप योग्यता चेक करते हो, वो उसके लिए भी आप किसी ना किसी को जो पे करोगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगी। वसूली लागत का मतलब हो गया है कि अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन कस्टमर से हमें वसूल लेना पड़ता है, ठीक है। या तो कस्टमर को कहते हैं कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, आप टाइम पे पेमेंट कर दो, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट भी देते तो हमारे लिए वो एक क्या हो गई, कलेक्शन कॉस्ट हो गई है, ठीक है। और कभी कुछ कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन उठाना पड़ता है, कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, तो वो भी कलेक्शन कॉस्ट में आएगी। अब देखिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा ये सारे एफर्ट लगाने के बाद भी हमारी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती है, रिकवरी नहीं होगी, तो आप जानते हैं वो पैसा किस में चला जाएगा, वो फंड हमारा डिफॉल्ट में चला जाएगा, यानी डूब जाएगा। क्लियर है? तो ये थी इम्पॉर्टेंट कॉस्ट, यानी कि रिसीवेबल्स की सारी कॉस्ट जिसके बारे में हमने बात की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में कि इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है रिसीवेबल में टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।